नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद अंकित जी। देश में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है। खास तौर पर सीबीएसई एग्जाम्स को लेकर चर्चा हो रही है, नीट को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो शुभेंदु अधिकारी और उनके द्वारा लिए जा रहे फैसलों को लेकर चर्चा हो रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए एक तरीके से बड़ी चुनौती थी और चुनौती को बीजेपी ने पार कर लिया है। पश्चिम बंगाल को उसने हासिल कर लिया, क्योंकि बीजेपी के मन में एक टीस भी रहती थी कि हमारे फाउंडर वहां से आते हैं, लेकिन वो भूमि आज तक हमारे पास नहीं आई है। अब जब बीजेपी के पास सत्ता आई है, शुभेंदु के साथ 5 मंत्री भी बनाए गए हैं, अभी मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है वहां पे, उस पर भी नजर रहने वाली है। लेकिन जिस तरीके से वो फैसले ले रहे हैं, खास तौर पर वो चिकन नेक का एरिया केंद्र सरकार को सौंपना, बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन तुरंत मुहैया कराना, ऐसा लग रहा है घुसपैठियों को लेकर निर्णय कि कोर्ट नहीं जाना है, बीएसएफ को सौंपना है। तो ये तमाम जो निर्णय है सर, ऐसा लग रहा है कि इसका जो पूरा प्लान है ना, वो 2-4 महीने पहले से ही तैयार किया गया था कि सरकार बनते ही इसको लागू कर देना है, और शुभेंदु अधिकारी वही कर रहे हैं। क्योंकि ये ऐसे फैसले हैं जो एक दिन में नहीं हो सकते हैं। इसके लिए पूरा प्लान आपके पास तैयार होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक का सपोर्ट एक मिलना चाहिए आपको, और शायद वो चीजें हैं, तभी शुभेंदु अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। तो आप शुभेंदु अधिकारी के फैसले और इसके आने वाले नतीजों को कैसे देखते हैं? जी, देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से सत्ता संभालते के साथ ही एक्शन में आते ही काम शुरू कर दिया है, और उसका पूरे देश में स्वागत भी हो रहा है। और पश्चिम बंगाल से जो वीडियो खासतौर पर आते हैं, उसमें हम देखते हैं कि जनता किस कदर खुश है। हम देख रहे थे कि बीएसएफ को जब वो जो लैंड सौंपी गई है बाड़बंदी के लिए, तो जो सीमावर्ती गांव के लोग हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। अब देखिए कि लोग कह रहे हैं कि पहले हालात ये थे कि हमको रात को अपने घर आने के लिए सुरक्षा के लिए सीमा चौकी जाना पड़ता था पहले, फिर उधर से हमको ऐसे आना पड़ता था ताकि लाइट रहे या हमारे को सुरक्षा बनी रहे। लोग रात को सो नहीं पाते थे क्योंकि मवेशी चोरी हो जाते थे या घुसपैठ हो जाती थी, सामान चोरी हो जाता था या कोई आपराधिक हमला हो जाता था। इस तरीके का जीवन अब तक लोग गुजार रहे थे, और एक साथ जब उनको लग रहा है कि अब बाड़बंदी हो रही है, वहाँ से कोई इधर नहीं आ पाएगा, हम सुरक्षित रहेंगे, तो ये दिखा रहा है कि लोगों में ये पहली बार इस बात का एहसास हो रहा है कि कोई सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता देती है, कि शासन संभालते के साथ ही पहला काम ये किया गया कि भैया राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। और लैंड ट्रांसफर के लिए 45 दिन की समय सीमा लगाई गई, जिसमें से हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो लैंड है वो हैंडओवर भी कर दी गई है। जो चिकन स्नेक की आपने बात करी, उससे जो संबंधित राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा जा रहा है, ताकि क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। और पश्चिम बंगाल की जो सीमाएं हैं आप देख सकते हैं, उड़ीसा से है, झारखंड से है, तो यहाँ पर भी क्योंकि आवागमन काफ़ी रहता है, माल का व्यापारिक मार्ग है, खासतौर पे बांग्लादेश से भी जो व्यापार होता है, या मान लीजिए जो त्रिपुरा में जो सामान जा रहा है, तो ये भी ऐसे मार्ग हैं। आप देखिए कि वहाँ पर उन मार्गों में हम देख रहे थे कि जो ट्रक चालक हैं, जो ट्रांसपोर्टर जो ऑपरेटर्स हैं, वो कितने खुश हुए हैं शुभेंदु सरकार के आने से, क्योंकि भाईपो टैक्स खत्म हो गया, डंडा टैक्स खत्म हो गया है। पहले उनको वहाँ पर लोग डंडा लेके घेर लेते थे, भाईपो टैक्स यानी भतीजा टैक्स दीजिए, डंडा टैक्स दीजिए। तो टीएमसी के ये जो सिंडिकेट्स बने हुए थे, ये अवैध वसूली करते थे और इस बात की कोई परवाह नहीं करते थे कि ट्रक में क्या सामान पड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए दूध, दही, पनीर, मछली इस टाइप का है, जो सामान खराब भी हो जाता है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। आपने डंडा टैक्स नहीं दिया, आपने भाईपो टैक्स नहीं दिया, आपको आगे नहीं जाने देंगे। आज वो टैक्स खत्म हो गया है। 15 दिन के अंदर सत्ता संभाल 9 मई को संभाला, 9 मई को संभाला है, और हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो लगभग 15-16 दिन नई सरकार को हुआ है। लेकिन इस तरीके के जो सिंडिकेट्स थे उनको खत्म कर दिया गया है। जो इस तरीके के जो डंडा टैक्स लेते थे, आज वो अपने बिलों में जा छिपे हैं। तो ये दिखाता है कि कानून व्यवस्था वहां पे कायम हुई है, कानून का राज चल रहा है। जो लोग पशुओं का अवैध व्यापार करते थे, बकरीद अभी आ रही है, तो आप देखते हैं कि खासतौर पर चिढ़ाने के लिए या
खास तौर पर अपना एक कुछ दादागिरी दिखाने के लिए गायों को काट दिया था, लेकिन पिछला कानून ही सिर्फ नया कानून नहीं लेके आए हैं को शुभेंदु अधिकारी। पिछला कानून जो था 1950 वाला, उसी को उन्होंने फिर से बता दिया कि भैया ये जो कानून है इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। कोर्ट भी गए कुछ लोग विरोध में, लेकिन कोर्ट ने भी कह दिया कि सरकार जो कानून की बात कर रही है वो एकदम सही है। तो ये दिखा रहा है कि कानून का शासन रहेगा। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री ने पुलिस वालों को भी अपने साथ लिया और जिस तरीके से उनकी सराहना की है कि ये लोग जो हमारी भारतीय न्याय संहिता है उसके आधार पर काम कर रहे हैं, आगे भी वैसे ही करेंगे और इनके लिए भी जो बुनियादी ढांचा है उसको सुधारा जाएगा और चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी। तो शुभेंदु अधिकारी ने लगातार सिर्फ पहले दिन से फोकस सिक्योरिटी पुलिस पे हमला सिक्योरिटी हुआ, सिक्योरिटी पुलिस पे हमला हुआ, जी। पुलिस वालों का हालचाल लेने हॉस्पिटल तक पहुंच बिल्कुल। और ऐसे कई बार होता है कि खाली फॉर्मेलिटी करते हैं नेता कि जाकर बस ठीक है आपने फोटो खिंचाई आ गए, लेकिन वो अगर किसी के हाथ में लगी है तो हाथ उठा के देख रहे हैं, किसी का ऐसे गर्दन में लगी तो गर्दन घुमा के देख रहे हैं कि भैया आपको क्या नुकसान हुआ है। तो उस जो उपद्रवकारी हैं, आक्रमणकारी हैं, उनको भी सबक सिखाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री और आप देखिए जनता दरबार जिनका पहला लगा था, उस जनता दरबार में जो लोग निकले थे उनकी जो प्रतिक्रियाएं थी अंकित जी, वो बड़ी मतलब ऐसा लग रहा था कि कैसे शासन में लोग रह रहे थे अब तक। उसमें से कई लोग ऐसे बोले कि जो सरकार का मुखिया होता है क्या वो ऐसा भी होता है, ये हमको आज पता लगा। तो ये दिखाता है कि अब तक एक तो संवादहीनता थी जनता और सरकार के बीच में, और जो जनता अपनी बात सरकार तक पहुंचा नहीं पा रही थी, अब जनता अपनी बात सरकार तक पहुंचा भी पा रही है, आश्वासन भी मिल रहा है, एक उम्मीद भी जगी है। तो ये होता है एक जो जनतंत्र में जो निर्वाचित सरकार का कर्तव्य, जिसको कि शुभेंदु अधिकारी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने मंत्रियों को अलग-अलग क्षेत्रों में भेजा कि आप अपने-अपने अपने कार्यभार वाले क्षेत्रों में जाइए, वहाँ पर इन जिलों में जाके समस्याओं को नोट करिए, उनका समाधान कैसे आगे किया जाए। तो एक उन्होंने पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि वो तो आते के साथ ही उन्होंने इस तरीके का काम शुरू कर दिया है, तो शायद 2-3 महीने पहले योजना बना ली गई होगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अमित शाह जी के सारे भाषण सुना करते थे और उसको नोट करते थे कि अमित शाह जी क्या चाहते हैं या कैसा शासन चाहते हैं। अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि हमारी जो सरकार है वो डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट ये पॉलिसी पे काम करेगी। शुभेंदु अधिकारी ने वही काम शुरू कर दिया। आपने जैसा बताया कि वो डिटेक्ट करेंगे, उसके बाद वो डिपोर्ट के लिए उनको भेज देंगे, बीएसएफ को दे देंगे कि भैया उनको बाहर कर दो। कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं। और डिलीट किए जाएंगे उनके नाम मतदाता सूची से, या जो भी वो सरकारी योजनाओं में जो लाभार्थी बने हुए हैं उनसे उनका नाम हटाया जाएगा। तो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट पे वो अमित शाह पहले कह चुके थे, उसी बात को फॉलो कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि दिल्ली दौरे में वो बहुत सारे लोगों से मिले, आदरणीय राष्ट्रपति जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, उपराष्ट्रपति से मिले, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और भी तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से मिले, सुनील बंसल इत्यादि, नितिन नवीन जी से। तो आपने देखा होगा, लेकिन सर्वाधिक खुशी वाला जो फोटो है वो अमित शाह के साथ ही है उनका। तो ये दिखाता है कि वो जानते हैं कि अमित शाह क्या चाहते हैं। अमित शाह क्या चाहते हैं? अमित शाह की जो प्राथमिकता है वो है नेशनल सिक्योरिटी। भारत की जो सीमाएं हैं वो सुरक्षित हों, एक भी घुसपैठिया अंदर नहीं आ पाए, जो पहले से अंदर है एक-एक को चुनकर बाहर किया जाए। शुभेंदु अधिकारी वही काम कर रहे हैं और जनता का दिल जीत रहे हैं। क्योंकि जनता देख रही है, पश्चिम बंगाल की जनता क्यों भद्रलोक खिलाफ हो गया ममता बनर्जी के, इसलिए खिलाफ हो गया क्योंकि जो जनसांख्यिकी संतुलन बिगड़ने लगा था, उनको लग रहा था कि भैया ये आके हमारे मोहल्ले में जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं और संसाधनों पर कब्जा करते जा रहे हैं, कानून व्यवस्था की समस्याएं खड़ी करते जा रहे हैं। इस चीज को जो उस समय की सरकार थी आंख मूंदे बैठी रही, कोई इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। नई सरकार ने चुनाव में वादा किया था, जो बीजेपी है उसने कई राज्यों में ऐसा करके दिखाया है, इसलिए जनता का विश्वास था। और उस विश्वास को कायम रखने के लिए शुभेंदु अधिकारी ने पहले दिन से अपनी प्राथमिकता इसी को बना रखा है कि घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर करो और वहां से कोई इधर नहीं आने पाए, इस बात को सुनिश्चित करो। बिल्कुल, हम टीएमसी की पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आगे ममता बनर्जी और उनके भतीजे का क्या होगा, क्योंकि सर पश्चिम बंगाल का एक कल्चर रहा है, एक तो कि हिंसा जो पार्टी वाइज ट्रांसफर होता रहा है कि कांग्रेस से वो वामपंथियों के साथ आया, वामपंथियों के साथ वो अब टीएमसी के साथ आया। हालांकि बीजेपी के साथ कितना आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है कि हम कोई बाजार नहीं है जो दूसरे का माल हम
अपने पास लेना शुरू कर दें। जी ऐसा समीक भट्टाचार्य का बयान भी आया है। जी लेकिन सर, पश्चिम बंगाल की सियासत को एक और चीज देखें तो वहां से जिस पार्टी को सत्ता नहीं मिली वो पार्टी खत्म होती गई। कांग्रेस खत्म हो गई पश्चिम बंगाल से सत्ता से बाहर होने के बाद। वामपंथियों का सत्ता आया, जैसे ही सत्ता से बाहर हुए खत्म हो गई पश्चिम बंगाल में। जी टीएमसी के साथ भी क्या वैसा ही होगा? जी और एक सवाल और ये भी वहां पर ये जो ट्रांसफर की बात कर रहे थे कि लोग जैसे छोटे छोटे जगहों से खबरें भी आ रही हैं कि जो टीएमसी के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोग नेता थे या जो भी थे वो सब धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं। पार्टी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो बीजेपी को डिसाइड करना है, जी लेकिन टीएमसी से दूरी बना रहे हैं। कई प्रवक्ता ऐसे हैं जो टीवी पे आते थे राजनीतिक विश्लेषक बन के टीएमसी के, आज वो न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे हैं और प्रो बीजेपी होने की कोशिश कर रहे हैं। जी तो ये दो चीजों पे आप बताइए। देखिए, इसमें क्या है कि और अभिषेक बैनर्जी को जिस तरीके से नोटिस जा रहे हैं। जी, टीएमसी में बिखराव शुरू हो चुका है। आपने अभी खुद अभी कई सारे उदाहरण देके बताए। और सत्ता से बाहर होने के बाद एक पहला प्रदर्शन जो टीएमसी ने रखा, उसमें आधे से ज़्यादा विधायक वहाँ पे नहीं पहुँचे। 34 के आसपास जी, पहुंचे थे। जी, तो ये दिखाता है कि आधे से ज़्यादा विधायक अगर नहीं पहुँचे हैं, तो टीएमसी की क्या हालत है। तो और कॉलिग घोष जी, उनका भी मामला भी चल रहा है। उनका भी मामला चल रहा है। और एक टीएमसी का कैंडिडेट मतदान से ठीक पहले फालदा से वो जो अपने आप को पुष्पा कहते थे, जो कहते थे झुकूंगा नहीं, वो अपने अभिषेक बनर्जी के काफी करीबी, वो तुरंत मैदान छोड़कर भाग जाते हैं कि भैया मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। तो ये दिखाता है कि टीएमसी की हालत क्या हो रखी है। और आपने कहा कि ये जैसे वहां से कोई एक इतिहास अगर हम देखें तो कोई जो सत्ता से चला गया वापस नहीं आता, और जिसकी सत्ता आती है वो जल्दी जाती नहीं। जी, तो और आपको ध्यान होगा कि जब शुभेंदु अधिकारी को जब विधायक दल का नेता चुना गया, उसी कार्यक्रम में, उसी विधायक दल की बैठक में बीजेपी महासचिव संगठन के जो हैं बीएल संतोष, उन्होंने कहा था कि हम 5 साल के लिए नहीं आए, हम लंबे समय के लिए आए हैं। और दूसरी बात यह है कि अब आपको जैसे आपने कहा कि भाई अब वहां पर क्या होगा, तो टीएमसी में बिखराव शुरू हो चुका है। कांग्रेस में वो जज्बा नहीं है और कांग्रेस में वो संगठन क्षमता नहीं है कि वो वहां पर मुख्य विपक्ष की भूमिका ले सके। इसलिए वामपंथियों के जो अभी बयान आए हैं, और मैंने आज ही वो बयान पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर मुख्य विपक्ष की भूमिका में भूमिका हासिल करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। तो यानी कि वामपंथियों को लग रहा है कि उनका जो, क्योंकि देश से सफाया हो चुका है, अब जो तो पश्चिम वहां पनपने देगी जी नहीं, पर अब आप देखिए कि बीजेपी वहां पर पनपने दे या ना दे वो तो खैर समय बताएगा। लेकिन एक चीज जो वामपंथियों में इस समय दिख रही है कि पिछले 15 सालों में उनको राजनीति करने का अवसर नहीं मिला, उनके कार्यालय बंद करा दिए गए थे, उनके साथ भी हिंसा हुई थी, तो वो खुलकर राजनीति कर नहीं पा रहे थे। अब वो, उनको लगता है कि उनके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं उनका वो उपयोग कर पाएंगे, और समय बताएगा कि क्या वो जनहित के मुद्दे उठा पाते हैं, क्या विपक्ष की भूमिका हासिल कर पाते हैं। लेकिन कम से कम जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था कि हम यहाँ पर वो काम, हम वो भूमिका हासिल करेंगे, उसकी बजाय वामपंथी ये बात कह रहे हैं। तो देखना होगा कि उनको वो क्या कर पाते हैं वहां पर। अधीर रंजन चौधरी नाक रगड़ते रह गए, लेकिन राहुल गांधी ने एक सभा तक नहीं दी जी उनके लिए। ये जी, मतलब कितना और ममता बनर्जी का साथ दे दिया बाद में कि भैया हम तो ये तो वोट चोरी हो गई, इस तरीके की बातें। तो ये अपनी पार्टी को वहां पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसलिए वो वहां पर आगे बढ़ नहीं सकते। लेकिन विपक्ष तो होगा, आप नहीं तो कोई दूसरा होगा, तो उस नाते हम ये मान सकते हैं, क्योंकि वामपंथियों का वहां पर एक समय प्रभुत्व रहा है, तो हो सकता है कि वो फिर से वहां विपक्ष की भूमिका हासिल करने। सत्ता तो अभी दूर की कौड़ी उनके लिए है, क्योंकि देश भर से उनका सफाया हो चुका है। और जो टीएमसी का अब देखना होगा कि जब संसद का अभी जब मॉनसून वाला सत्र होगा, तब देखना होगा कि क्या ममता बनर्जी दिल्ली की राजनीति में एक्टिव होती हैं, क्या जब ये इंडिया गठबंधन की जो बैठकें होती हैं, क्या उसमें ममता बनर्जी शिरकत करती हैं, क्या वो जैसा कि संसद सत्र के दौरान किसी न किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष आंदोलन करता है, तो क्या ममता बनर्जी उसमें आती हैं। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या ममता बनर्जी अपने लिए दिल्ली में भूमिका तलाशती हैं क्या, क्योंकि 5 साल वो विपक्ष के तौर पे तो राज्य में रहने वाले नहीं है, ऐसा लगता है उनके तेवरों से, वरना वो पहले दिन से सड़क पर उतरती। तो पश्चिम बंगाल सही दिशा में जा रहा है। लेकिन आपने कार्यक्रम की शुरुआत में जो टिप्पणी की थी, उसमें आपने एक बड़ा गंभीर मुद्दा जो सबसे पहले उठाया, आपने सीबीएसई
नीट, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है और जो देश की हमारी जो युवा पीढ़ी है उसके भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, बिल्कुल। उनकी पेरेंट्स की चिंता से जुड़ा मुद्दा है। सरकार को दखल देना चाहिए और मुझे समझ नहीं आता कि जब प्रधानमंत्री खुले परीक्षा मन से दखल देना चाहिए। जी, आप पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिक्षा मंत्री को तलब करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। अगर वो संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाते हैं तो उनको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जनता देख रही है कि जब आप परीक्षा पे चर्चा करते हैं, प्रधानमंत्री जी लगातार चर्चा करते हैं, आप परीक्षार्थियों को प्रोत्साहन देते हैं, आप उनको बताते हैं कि किस तरीके से परीक्षा में जाना है, भय मुक्त होकर और खुले मन से आपको परीक्षा देनी है। और जब उनका परीक्षा परिणाम अगर मान लीजिए आपके सिस्टम की वजह से गड़बड़ हो गया है, तो आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस बिल्कुल। सिस्टम को ठीक कराएं। जो लोग इसके लिए दोषी हैं, जो जिम्मेदार हैं इतने सारे परीक्षार्थियों की चिंता के लिए, उनके अभिभावकों की चिंता के लिए, उन पर कार्रवाई हो, सिस्टम को ठीक करें। तो बात सिर्फ शिक्षा मंत्री की नहीं है, बात प्रधानमंत्री जी आपके लिए भी है कि आपने क्योंकि परीक्षा पर चर्चा की बिल्कुल। थी, तो परीक्षा के परिणामों पर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वो परिणाम सही, आपका सिस्टम सही दे। बिल्कुल। बच्चे ने जितनी मेहनत करी है वो उसे मुताबिक ही दे, लेकिन वो सही समय पर दे। वो उसका जो उसने जो प्रश्नों का उत्तर दिया है उसका सही उसको मूल्यांकन उसको मिले। तो ये सब देखना चाहिए सरकार को, क्योंकि नाराजगी पनप रही है और ये नाराजगी जो ऐसी है ना, ये ऐसी जो नाराजगियां होती है ना, जब वो बालमन में ही बच्चों के मन में बैठ जाती है तो ये आगे चलकर अच्छा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि शायद सरकार इस पर ध्यान देगी। बिल्कुल। और तब प्रधानमंत्री को इस पे दखल भी देना चाहिए, क्योंकि बाकी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वहां से भ्रष्टाचार तो खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ लगता है कि एजुकेशन माफिया जी हावी होते दिखाई दे रहे हैं। जी खैर देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कुछ सरकार की ओर से की जाती है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान तो चर्चाओं में है और पिछले कई दिनों से है। जी। लेकिन सर अंत में क्योंकि उत्तर प्रदेश की चर्चा ना करें ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि अगले साल चुनाव है और लगातार वहां राजनीतिक हलचल तेज है। मायावती से अचानक कांग्रेस के नेता मिलने पहुंच जाते हैं। डबल गेम इसे कांग्रेस का बताया जाता है। उधर अखिलेश यादव नाराज हो जाते हैं, वो इशारों में 403 सीटों पर लड़ने की बात कह देते हैं। जी एक और चीज कांग्रेस की आप बात कर रहे थे हम लोग पश्चिम बंगाल पर, जब तो कांग्रेस के अंदर क्या चीजें होती हैं। जी आप देखिए कि कांग्रेस के एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे जी जो बेहद करीबी प्रियंका गांधी के थे, आज एक बड़े राज्य के प्रभारी भी हैं, जी और वो स्वागत के लिए जाना चाहते थे राहुल गांधी के पास, उनको नहीं जाने दिया जाता है। जी उत्तर प्रदेश की ये बात है। तो जिस तरह के उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति है, जी अखिलेश यादव की राजनीति है, और योगी का एक अपना, बीजेपी का अपना एक मॉडल चल रहा है, उसको जी। लेकर क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस ने आपने जो कहा है कि डबल गेम, तो देखिए कोई ऐसा सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। आप गठबंधन राजनीति का इतिहास उठाकर देखेंगे तो कांग्रेस ने हमेशा अपने सहयोगियों को धोखा दिया है, और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि कांग्रेस परजीवी है, तो आप देखेंगे कि जिसके सहारे वो आगे बढ़ती लाइन है। जो आपने बोला वो मायावती के लिए फिट बैठता है। जी, तो ये जो परजीवी हैं ये लोग, तो उसमें आपके साथ आपकी पीठ पे चढ़कर वो लाभ ले लेंगे, लेकिन आपको उसका लाभ नहीं होने देंगे। तो और जिस तरीके से वहाँ पर हमने देखा कि तमिलनाडु में आपने चुनाव डीएमके के साथ लड़ा, सरकार में आप टीवीके के साथ आ गए, ऐसा ही आप गेम यूपी में भी करना चाह रहे थे। आपने क्योंकि सीधा हाईकमान पर प्रश्न नहीं आए तो आपने अपने जो दूसरी पंक्ति के नेता हैं आपने उनको भेजा, ताकि बाद में पल्ला झाड़ा जा सके कि भैया हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं थी, हमने तो उनको नोटिस भी दे दिया। लेकिन दुनिया जानती है कि यूपी में किस तरीके की राजनीति होती है। वो राजनीति आप पहले भी ऐसी करते रहे, आपने फिर से प्रयास किया, लेकिन बहन जी ने आपके उस प्रयास को सफल नहीं होने दिया। और अखिलेश यादव के सामने अब ये आ गया है कि भैया आप तो उधर भी ट्राई कर रहे हो, हमसे पहले आपने वादा करा लिया। एक दिन पहले अखिलेश यादव ने कह दिया था कि हम पुराना जो गठबंधन है वो बना रहेगा। तो आप ये उधर जाकर अब अखिलेश यादव के सामने ये प्रश्न ये है कि आप वाकई में वहाँ जाना चाहते हैं, या वहाँ जाकर हमको ये दिखाना चाहते हैं कि हम वहाँ चले जाएंगे नहीं तो ज़्यादा सीटें दो। तो दो तरह का उसको प्रेशर बनाया गया। तो अखिलेश यादव प्रेशर में आएंगे या नहीं वो तो खैर समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस ने ये जो राजनीति की है उससे उसका जो असली चरित्र है वो फिर से सामने आया है कि वो भरोसेमंद नहीं है गठबंधन राजनीति के हिसाब से। तो अब देखना होगा कि अखिलेश यादव 403 पे अकेले लड़ते हैं या कांग्रेस को साथ लेते हैं। लेकिन चूंकि वो दिल्ली में कांग्रेस के साथ में है तो हो सकता है कि उनको साथ ही लें, बाद में मनमुटाव हो जाए कुछ सीटों। जैसे जैसे चुनाव आते हैं तो थोड़ा सा राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए। मतलब ये दबाव ही है, बस दबाव ही है। तो ये लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए कि इस तरीके के दबाव से अच्छा ज्यादा ये है कि पहले आप ग्राउंड पर उतरिए। वो जो आपने 24 में जो आपने चमत्कार किया था वो भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सहयोग से किया था, आपका अपना वहां पे कुछ नहीं है।
तो और उसमें बीजेपी का भी सहयोग था, वो जो फालतू के बयान थे और जो आप लोगों ने नैरेटिव सेट किया वो चल गया, जो चल गया था वो। तो ये उनको ग्राउंड पे काम करना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में मुद्दे अलग होते हैं, आपके स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ना होता है, केंद्र का मुद्दा नहीं होगा। तो देखना होगा कि कांग्रेस क्या करती है। लेकिन बहन जी ने एक तरह से साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ जाने वाली नहीं है, उनकी अपनी एक अलग भूमिका रहेगी कि शायद वो 403 पे अपनी कैंडिडेट उतारेंगे। और मुस्लिम वोट बैंक का भी तो खेल होना है यूपी में, क्योंकि कांग्रेस को अब लगता है कि ये तो हमारा ही है जी, और अखिलेश यादव उसको छोड़ने वाले नहीं है जी। खैर देखना होगा राजनीति किस ओर जाती है, और जो अगले साल चुनाव होने हैं उससे पहले कई उठापटक की स्थिति हमें देखने को मिलेगी, और उन तमाम चीज़ों पर हम लगातार अपने इस कार्यक्रम में चर्चा भी करते रहेंगे। फिलहाल आज के चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।